हाँ जी बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप में जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन क्यों होता है, आखिर रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, चलिए तो आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल। ए एंड बी started partnership as on 1st April 2010, मतलब 1st अप्रैल 2010 में स्टार्ट किया था पार्टनरशिप इन्होंने। ओके, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग क्या था उनका, 1:1 था, यानी कि इक्वल रेशियो में उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। उसके बाद बात करें ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, यानी कि कितने साल हो गए, 2010 में स्टार्ट किया 2020 तक पहुंच गए, यानी कि 10 साल बाद 10 इयर्स का टाइम स्पेन हो गया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, है ना, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर बात करें तो ओल्ड रेशियो पहले क्या था, ओल्ड रेशियो था ए और बी के बीच में 1:1 इक्वल पार्टनर थे। अब जो न्यू रेशियो रहेगा, 3 पार्टनर होने वाले हैं। ओके, तो तीनों पार्टनर के बीच में यानी कि ए बी और सी तीनों ही क्या होंगे, इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, 1:1:1। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट उनकी क्या थी। देखना, क्रेडिटर्स उनके पास पड़े हुए थे 2 लाख रुपीस के, बैंक लोन पड़ा हुआ था 6 लाख रुपीस का, ये पेमेंट करना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। ओके, देन कैपिटल पड़ा हुआ ए का 650 और बी का भी 650, यानी कि अपन इस एग्जांपल में मान सकते हैं कि दोनों ने कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखा होगा। ठीक है, तभी उनकी कैपिटल जो है वो इक्वल आ रही है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, उनके पास लैंड पड़ी हुई है 5 लाख रुपीस की, जो कि परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 यानी 9 साल पहले उन्होंने परचेज किया था। आज हम खड़े हुए हैं 31 मार्च 2020 के दिन, उसे जस्ट 9 साल पहले उन्होंने परचेज किया था 5 लाख रुपीस में। ओके, बिल्डिंग उनके पास पड़ा हुआ है 10 लाख रुपीस, मशीन उनके पास पड़ा हुआ है 2,50,000, डेटर्स पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, कैश पड़ा हुआ है 50,000 का, और बैंक पड़ा हुआ है 2 लाख रुपीस का, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, चलिए अब अपन बात करें ए बी और सी की। तो देखो सी की मन में क्या आता है, सी जो है ना, इसके मन में आता है कि ये काम कर रहे हैं। देखो सी बोलता है ए और बी को कि देखो हम पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, हम पार्टनर बनने वाले हैं, तो तुम लोगों ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, 650 लगा रखी है। ठीक है, और इक्वल शेयर के लिए हम मैं आ रहा हूं यहाँ पर 1:1:1 रेशो रहेगा, तो जितनी तुम्हारी कैपिटल है उतनी ही हमारी भी कैपिटल रह जाए। यानी सी बोल रहा है कि मैं भी एक काम करता हूँ, 6,50,000 की कैपिटल लाता हूँ और मैं भी इक्वल पार्टनर बन जाता हूँ। और सी के माइंड में क्या खुराफाती आइडिया आ रहा है, सी को मजा आ रहा है। क्यों सी को मजा आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, लैंड 5 लाख रुपीस की पड़ी हुई है। अकाउंटिंग में एक ध्यान रखना, जो असेट्स होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चलती है। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही शो होती है सारी असेट्स। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, मेरे को ना वो असेट कितने में पड़ा, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर मैंने लैंड परचेज किया ना, तो उसकी परचेजिंग कॉस्ट प्लस उसका रजिस्ट्री करवाने का जो खर्चा होता है वो सब मिला करके मुझे 5 लाख रुपीस में पड़ा था 9 साल पहले। अभी उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, वो 5 लाख नहीं है, उसकी वैल्यू अभी तो ज्यादा है, बराबर ना, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो इंक्रीज रहेगी। बिल्डिंग जो 10 लाख में दिखा रखी है, इनमें उन्होंने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा हर साल, और आफ्टर डेप्रिसिएशन उनकी वैल्यू कितनी शो कर रखे हैं, 10 लाख रुपीस। मार्केट में इसकी वैल्यू 10 लाख नहीं है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है वो हो रखा है। उसके बाद मशीनरी की बात करें, मशीन में भी उन्होंने ऐसे किया होगा, जो कॉस्ट परचेज की होगी, उसके बाद जो इंस्टॉलेशन के चार्ज लगाए होंगे, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो माइनस होते हुए आ रहा है। डेटर्स में, कैश में और बैंक में कोई सोचने की बात नहीं, क्योंकि ये तो जो लिखा हुआ एज इट इज अपने को लेना है। यानी डेटर्स जिनसे हमको पैसा लेना है 1 लाख रुपए, उसमें ना तो ये बढ़ने वाला ना घटने वाला है, कैश में भी कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहेगा, बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सी को यहाँ पे लग रहा है कि यार मैं 5 लाख रुपीस की लैंड यहाँ दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर अभी एंटर होता हूँ और ये 1 साल बाद भी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाता है, तो ये तो 5 लाख में नहीं बिकेगी, ये तो 20 लाख में बिकेगी मान लो, तो मुझे तो 15 लाख का फायदा अपने आप हो गया। यानी मैं 6.5 लाख लेके आता हूं और मैं तो मजे ले लूंगा। यानी कि कम वैल्यू पे मुझे एसेट मिल रही है, पर उसकी एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सी यहां पर खुश हो रहा था, यहां पर सी क्या हो रहा था, खुश हो रहा था, अरे मजा आ गया यार, ये तो पार्टनरशिप करने में तो मजा आ गया, 650 का लेके आता हूं। ए और बी बोलते हैं सी को, देख बेटा सी, थोड़ी देर बाहर रुक जा, दहलीज के बाहर
जब तक हम कुछ रिवैल्यूएशन नहीं कर ले तब तक आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन कैसे, ए और बी बोल रहे हैं कि हमारी कैपिटल आपको यहाँ पे दिख रही है 650 क्योंकि हमने अभी यहाँ पे दिख रही है, बट एक्चुअल में उतनी नहीं है, ये ज्यादा है एक्चुअल में। क्यों क्योंकि 10 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत सारी खुशी कभी गम, बहुत सारे परिश्रम किया है उन लोगों ने, बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है, उसके बाद जाकर के ये कहीं बैलेंस शीट दिख रही है, तो उनकी जो मेहनत का फल है वो कहाँ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 650 उनकी कैपिटल नहीं है, उनकी कैपिटल बढ़ाई जाएगी, रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ए बोलेगा कि यार मेरी जो ए और बी बोलेंगे कि लैंड जो है ना ये 5 लाख की नहीं है, ये इसको मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। किस पे लेके आएंगे, मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। अब अच्छा मार्केट वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी। मान लो लैंड की मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपीस, 15 लाख में इसको अगर अभी बेचने जाएंगे ना लैंड को तो 15 लाख में बिक जाएगी। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 10 लाख की दिख रही है ना, तो ये भी 15 लाख रुपीस के आसपास मार्केट में बिक जाएगी, इसकी वैल्यू मान लो 15 लाख है। उसके बाद बात करें मशीन के केस में उल्टा होगा। क्योंकि मशीन जो है वो यूज्ड कंडीशन में है और मार्केट में अपग्रेड वर्जन आता रहता है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होता है, तो उस हिसाब से मशीन की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। यहाँ पर मशीन की वैल्यू मान लो 2.5 लाख की नहीं है, 1 लाख ही दिख रही है, मार्केट में उसको सेल करने जाएंगे तो 1 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें डेटर्स, तो एज इट इज है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना लिखा हुआ उतना देना ही है, बैंक लोन में भी जितना लिखा उतना देना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा। देखो लैंड के केस में 5 और 15 यानी कि 10 लाख का तो प्रॉफिट हो गया, इसमें लैंड में हो गया। बिल्डिंग में कितना होगा, 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा, है ना। 10 लाख की यहाँ पे शो कर रखी है और मार्केट में एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 15 लाख रुपीस, तो 5 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। मशीन में लॉस हो जाएगा, मशीन में क्या होगा, रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा 1 लाख रुपए का, ओके। तो अल्टीमेटली मुझे देखा जाए तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, 10 लाख रुपीस प्लस 5, 15 माइनस 6 1 15 माइनस 1 14 लाख रुपीस का क्या हो गया मेरे को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है वो ए और बी क्या करेंगे, दोनों ही कैपिटल में एंजॉय करेंगे। 7 लाख रुपीस ए लेगा इक्वल रेशियो में और 7 लाख रुपीस बी लेगा, तो इनकी कैपिटल कितनी नई निकल के आएगी, पहले 650 थी अभी बढ़ जाएगी 7 लाख से, है ना। तो इसमें 7 लाख दोनों में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13,50,000 इसकी कैपिटल हो जाएगी, 13,50,000 इसकी कैपिटल हो जाएगी ए और बी की। तो अब ए और बी बोलेंगे देख सी अब तो आ सकता है, अभी हमारी कैपिटल देखो कितनी दिख रही है 13,50,000 दोनों की, यानी अगर अब तेरे को इक्वल प्रॉफिट के लिए आना है ना तो तेरे को कैपिटल के हिसाब से आना है ना, तो फिर तेरे को 13,50,000 लाने पड़ेंगे, 650 लाने की बात खत्म। तो यहाँ पर सी को लगा रहे यार ये तो होशियार निकले यार, ए और बी तो यार ये तो बिल्कुल ही समझदार निकले ये तो यार, है ना। तो यहाँ पर 1350 की कैपिटल रहेगी ए और बी की, तब जाकर के सी को एंट्री देंगे। तो रिवैल्यूएशन का मेन रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी एसेट्स की वैल्यू जो हिस्टोरिकल कॉस्ट में शो कर रखी है बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने एसेट को बहुत ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि ओल्ड पार्टनर को ही फायदा होगा, रिवैल्यूएशन किया इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट ही होगा, ओल्ड पार्टनर एंजॉय करेंगे, लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर के लिए भी जरूरी है कि फालतू में जो असेट की वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है उसको कम किया जाए, और जिसकी असेट की वैल्यू कम दिखा रखी है जानबूझ करके क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर रखा है उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लेके आया जाए, उसके बाद ही न्यू पार्टनर की एंट्री हो, ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, है ना। तो इस हिसाब से ए और बी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद ही सी को एडमिशन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रिवैल्यूएशन के जो करने के तरीके हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कि बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट और विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके या वैल्यूज में चेंज करके ही करेंगे, विदाउट चेंजिंग में भी कर सकते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी कर सकते हैं। अब विदाउट रिवैल्यूएशन से करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में,
ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि पार्टनरशिप में एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तब रिवैल्यूएशन करते क्यों है, क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कोई न्यू पार्टनर को फालतू का गेन नहीं मिल जाए। जो मेहनत ओल्ड पार्टनर की है वो ओल्ड पार्टनर को मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें सी का कोई राइट नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में 650 कैपिटल है। हालांकि इन्होंने कोई कैपिटल को कंट्रीब्यूशन नहीं किया, 650 के बाद जो 1350 हुई ना, उसमें कोई कैश कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, फिर भी उनकी कैपिटल जो है वो कितनी हो गई है, 13,50,000 से आ गई है, यानी 7 लाख से बढ़ गई है ईच पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अलग सा एक टॉपिक।